नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड की 70 और गोवा विधानसभा की 40 सीटों पर मतदान संपन्न। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर भी बम्पर वोटिंग। पंजाब और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री की जालंधर और कानपुर में जनसभा, राहुल गांधी की होशियारपुर में रैली, अरविंद केजरीवाल का भी रोड शो। इसरो की साल की पहली सफल उड़ान, उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित। हाई क्वालिटी वाली तस्वीरों से रखी जाएगी धरती पर नजर, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। रूस यूक्रेन तनाव का शेयर बाजारों पर असर, सेंसेक्स में 1700 अंक की गिरावट, 17,000 के नीचे निफ्टी। LIC के IPO को लेकर वित्त मंत्री ने बाजार में सकारात्मक रुख की कही बात। भारत ने चीन से संबंधित 54 मोबाइल ऐप पर लगाई पाबंदी। देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होने की आशंका के मद्देनजर कार्रवाई। ऐप पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। अब खबरें विस्तार से, लेकिन पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड और गोवा के साथ उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के लिए मतदान का काम आज पूरा हो गया। तीनों राज्यों में मतदान केंद्रों में कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ वोटिंग कराई गई। नए वोटर के साथ ही महिलाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 5 बजे तक 60% से अधिक वोटिंग हुई है। वहीं गोवा में 5 बजे तक 75% से अधिक वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर की 55, गोवा की सभी 40 और उत्तराखंड में कुल 70 सीटों के लिए वोट डाले गए। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया, जो शाम 6 बजे तक चला। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान की खबर है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। क्या आम क्या खास, सभी अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। महिलाओं और युवाओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। दूसरे चरण में कुल 586 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में प्रदेश के 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 55 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इसके साथ ही प्रदेश के कई मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की किस्मत EVM में कैद हो गई। जिन मंत्रियों की किस्मत का फैसला इस दौर में होना है, उनमें सुरेश कुमार खन्ना, बलदेव सिंह औलख, महेश चंद्र गुप्ता, गुलाब देवी शामिल हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी, आजम खान और अब्दुल्ला आजम की किस्मत का भी फैसला इस दौर में होना है। 2017 में हुए चुनाव में बीजेपी ने इन 55 में से 38 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों के चुनाव के लिए भी मतदान का काम पूरा हो गया। इसके साथ ही 632 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो गई। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कोविड-19 के मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों पर EVM का प्रयोग करने के लिए दस्ताने और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए, ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। करीब 21 साल पहले बने उत्तराखंड में पिछले 4 विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी ज्यादातर सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 57 सीटें जीतकर ऐतिहासिक विजय हासिल करने वाली बीजेपी के सामने साख बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। गोवा विधानसभा की 40 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। गोवा में 40 सीटों के लिए 26 महिलाओं समेत 301 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई। गोवा में इस बार बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है,
जहां आम आदमी पार्टी, टीएमसी और दूसरे छोटे दल राज्य की चुनावी राजनीति पर अपनी छाप छोड़ने की होड़ में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विपक्ष के नेता दिगंबर कामत, पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाओ, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर और मुख्यमंत्री पद के लिए आप का चेहरा अमित पालेकर शामिल हैं। मतगणना 10 मार्च को होगी। पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने जालंधर के अलावा उत्तर प्रदेश में रैलियों को संबोधित किया। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर बार ये लोग चुनाव में नया साथी लेकर आते हैं, नए साथी के कंधे के भरोसे चलने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इन्हें 2014 में हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया और अब 2022 में भी ये घोर परिवारवादी फिर से हारेंगे। कोरोना काल में भी कानपुर मेट्रो पर कितनी तेजी से काम किया गया, ये आपने भी देखा है। इनके रहते क्या यहां डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण संभव हो पाते? इन लोगों ने जो फिरौती का, गुंडागर्दी का, कर्फ्यू का माहौल यहां बनाया था, दंगों का माहौल यहां बनाया था, लगभग कौन यहां निवेश करने आता? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पंजाब के होशियारपुर में रैली को संबोधित करते हुए बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी गरीबी को समझते हैं और चन्नी अरबपतियों की नहीं, गरीबों, किसानों, छोटे और मध्यम कारोबारियों की सरकार का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस पार्टी शांति की रक्षा करना जानती है। हम जानते हैं पंजाब के लोगों को एक साथ कैसे आगे लिया जा सकता है। अब एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झांसी में चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां देश और दुनिया के लोकतंत्र पर धब्बा हैं। ये परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश और देश का भला नहीं कर सकती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले आज मंदिर मंदिर घंटी बजा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपराधियों से दोस्ती पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में रैली के दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सैफई खानदान का विकास होता था, प्रदेश में रोजाना दंगे होते थे, अब शानदार तरीके से कांवड़ यात्रा निकलती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रोड शो कर शक्ति का प्रदर्शन किया। कार की छत पर सवार होकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी की रैली में बीजेपी पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि अब तक हुए चुनाव ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। मतदान से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सत्ता में आने के बाद राज्य के 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने प्राइवेट जॉब के लिए भी गारंटी योजना बनाने का वादा किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के फगवाड़ा और होशियारपुर में कार पर सवार होकर रोड शो किया और पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उनके रोड शो में भारी भीड़ दिखी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मणिपुर के इम्फाल में रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के कामकाज को गिनाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी परियोजनाओं ने पूर्वोत्तर और देश के बाकी हिस्सों के बीच की खाई को पाटने का काम किया है। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से जगह जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन कर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। पार्टी के नेता ध्वजारोहण कार्यक्रम के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम में जुटे हैं।
अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के स्थानों में इंटरनेट तक पहुंच बढ़ाने और शैक्षिक अनुभव के केंद्र में समावेशिता रखने का आह्वान करते हुए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। चेन्नई के राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान में खेल केंद्र का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार उपाय कर रही हैं। उन्होंने ई लर्निंग में शिक्षकों के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षक किसी राष्ट्र की बौद्धिक जीवन रेखा का निर्माण करते हैं और इसके विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटाबूंदी में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ कुछ योजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने लाखेरी रेलवे स्टेशन पर दयोदय एक्सप्रेस स्टॉपेज का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने इंद्रगढ़ घाट के वराना स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर क्षेत्र में प्रस्तावित विकास परियोजनाओं पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लाखेरी के लोगों को 4.5 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम भी बहुत जल्द मिलने वाला है। 48 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय विद्यालय भी क्षेत्र के लिए जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने दोहराया कि क्षेत्र के लोगों को जल्द ही सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई कुछ खबरों की। कर्नाटक में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान राज्य में बेहतर प्रबंधन के चलते विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में कम लोगों की मौत हुई। कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य को ई शासन पुरस्कार मिला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 17 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थानों, जिम और सिनेमा हॉल को फिर से खोलने का फैसला किया है। साथ ही 1,73,000 पेंशन भोगियों को 1 फरवरी से संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन देने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि राज्य में 19 फरवरी को शिव जयंती समारोह में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर यह समारोह मनाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 4 नगर निगमों के लिए हुए चुनावों में डाले गए मतों की गणना में आगे है। नगर निगम चुनावों के लिए मतदान 12 फरवरी को हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद शहर में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में 49 दोषियों की सजा की अवधि पर अभियोजन की दलील पूरी हो गई। विशेष अदालत ने पिछले मंगलवार को मामले में 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 28 अन्य को बरी कर दिया गया था। कर्नाटक में उच्चतर विद्यालय आज से खुल गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शांति बहाली की उम्मीद जताई है। हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद के बीच राज्य सरकार से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का अनुरोध किया था। हालांकि कुछ स्थानों पर धारा 144 लागू है। दिल्ली में नर्सरी से 8वीं कक्षाओं के लिए स्कूलों को आज से खोल दिया गया है। केंद्र ने अपने दिशा निर्देशों से ऑफलाइन कक्षाएं लेने के लिए अभिभावक से स्वीकृति लेने के नियम को हटा दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इसे जारी रखने का फैसला किया है। अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रिजर्व बैंक के साथ डिजिटल करेंसी के संबंध में चर्चा चल रही है और विचार विमर्श के बाद मिलकर निर्णय लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने आज आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के साथ पोस्ट बजट बैठक के बाद ये बात कही। उन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप और उच्च पूंजीगत व्यय योजना समेत केंद्रीय बजट को लेकर चर्चा की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार के कार्यकाल में बैंकों की सेहत सुधरी है और वे बाजार से धन जुटाने की स्थिति में हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर ही नहीं, सभी मुद्दों पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पूरा तालमेल है। With the RBI and the ministry, not just on crypto, but on every other thing as well. I think in the last few years you would have noticed that there is complete harmony with which we are working, respecting each other's domain, also knowing what we have to do with each other's, priorities.
and in the interest of the nation. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एलआईसी आईपीओ को लेकर बाजार में सकारात्मक चर्चा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि एलआईसी के आईपीओ लाने का फैसला काफी बड़ा था, लेकिन अभी तक इसके लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार ने रविवार को एलआईसी के आईपीओ के लिए बाजार नियामक सेबी के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किया। आईपीओ के मार्च में पूंजी बाजार में आने की उम्मीद है। इस आईपीओ के जरिए सरकार एलआईसी की 5% हिस्सेदारी की पेशकश कर रही है। There is a positive buzz in the air that the government has committed itself and it's showing it. And because the way in which, in a way, it has been tailored, policyholders are going to get a share, retail investors are going to get a share, and there's this biggest IPO coming out. So there is just an air of positivity which is so required when you're doing some things with the stock market. रूस यूक्रेन में तनाव बढ़ने के बीच आज शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1700 अंक से अधिक टूटा। वहीं निफ्टी भी भारी गिरावट के साथ 17,000 अंक के स्तर से नीचे आ गया। सेंसेक्स 3% के नुकसान से 56,405.84 अंक पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3.06% टूटकर 17,000 अंक से नीचे 16,842.80 अंक पर बंद हुआ। दूसरे एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट रही। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई जनवरी में घटकर 12.96% पर रही। दिसंबर 2021 में ये 13.56% पर थी। वहीं जनवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6 के पार हो गई है। थोक महंगाई पिछले साल अप्रैल से लगातार 10वें महीने 10% से ऊंची बनी हुई है। खाद्य वस्तुओं और सब्जियों के दाम में तेजी दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार जनवरी में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति बढ़कर 10.33% पर पहुंच गई, जो दिसंबर में 9.56% थी। इसी तरह सब्जियों की मूल्य वृद्धि 34.85% पर पहुंच गई। अंडा, मांस और मछली की महंगाई जनवरी में 9.85% रही। आलू और प्याज के दाम कम हुए हैं। विनिर्मित वस्तुओं, ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र में महंगाई कम हुई है। उधर जनवरी में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.01% हो गई, जो 7 महीनों में सबसे अधिक है। दिसंबर 2021 में खुदरा महंगाई 5.59% थी। इसकी बड़ी वजह उपभोक्ता वस्तुओं की उच्च कीमत रही है। इसरो ने 2022 के अपने पहले प्रक्षेपण अभियान के तहत PSLV C-52 के जरिए धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित कर दिया। अंतरिक्ष एजेंसी के प्रक्षेपण यान PSLV ने अंतरिक्ष के लिए सुबह 5:59 पर उड़ान भरी और तीनों उपग्रहों को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित कर दिया। करीब 19 मिनट की उड़ान के बाद प्रक्षेपण यान ने उपग्रहों को तय कक्षा में स्थापित कर दिया, जिस पर इस साल के पहले अभियान पर करीबी नजर रख रहे वैज्ञानिकों ने खुशी जताई। EOS-04 को स्थापित करने के बाद 2 छोटे उपग्रहों InspireSat-1 और INS-2TD को भी उनकी तय कक्षाओं में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री ने PSLV C-52 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। आज जिन 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, उनमें धरती के पर्यावरण के साथ ही वायुमंडल, तापमान और सूर्य के बारे में अधिक जानकारी मुहैया कराएंगे। EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका वजन 1710 किलोग्राम है, जो 10 साल तक सेवाएं देगा, जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और बाढ़ से संबंधित जानकारी और उच्च स्तर की तस्वीरें भेजेगा। InspireSat-1 उपग्रह आयनमंडल के गतिविज्ञान और सूर्य की कोरोनल ऊष्मीय प्रक्रियाओं की समझ में सुधार करना है। तीसरा उपग्रह 7.5 किलोग्राम वजनी INS-2T में एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है, जो भूमि का तापमान, आर्द्र भूमि या झीलों की सतह के तापमान, जंगल और तापीय जड़त्व के आकलन में सहायता प्रदान करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलीपीन की पहली यात्रा पर दक्षिण पूर्व एशियाई देश के अपने समकक्ष टियोडोरो एल लोक्सिन के साथ दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के सौदे पर दक्षिण पूर्व एशियाई देश के हस्ताक्षर करने के करीब 2 हफ्ते बाद एस जयशंकर फिलीपीन की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने फिलीपीन के विदेश मंत्री टियोडोरो एल लोक्सिन के साथ सार्थक चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए और उन्होंने क्वाड देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की।
केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय देश में इन ऐप के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए औपचारिक रूप से एक अधिसूचना जारी करेगा। जिन ऐप के खिलाफ प्रतिकूल सुरक्षा इनपुट प्राप्त हुए थे उनमें स्वीट सेल्फी, HD, ब्यूटी कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक प्लस, वॉल्यूम बूस्टर, वीडियो प्लेयर, मीडिया ऑल फॉर्मेट्स, वीवा वीडियो एडिटर, नाइस वीडियो, बाइडू, एपलॉक और एस्ट्रा क्राफ्ट सहित अन्य शामिल हैं। भारत में ये चीनी ऐप के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई होगी। जून 2021 में सरकार ने 59 चीनी ऐप को देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका कनाडा सीमा पर बना सबसे व्यस्त पुल तकरीबन एक सप्ताह तक बंद रहने के बाद फिर से खुल गया है। कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन के कारण ये पुल बंद कर दिया गया था। एम्बेसडर ब्रिज के खुलने से कनाडा और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक बार फिर से कारोबार की आवाजाही शुरू हो गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पिकअप ट्रकों और कारों को हटाने के लिए मना लिया था, जिसके बाद केवल कुछ प्रदर्शनकारी ही वहां मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों ने पुल को बाधित करने के लिए वहां ट्रकों और कारों को खड़ा कर दिया था। इस पुल के जरिए दोनों देशों के बीच करीब 25% व्यापार होता है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी आदेशों का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी धमकी और दमन का सहारा ले रहे हैं। इस बीच अधिकारी प्रदर्शनकारियों के काफिले के प्रति कठोर रुख अपनाते नजर आए, जिसने लगभग एक हफ्ते से राजधानी वेलिंगटन की सड़कों को बाधित कर रखा है। पुलिस ने गुरुवार को 122 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के साथ उसने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। इससे लोग पीछे हटने लगे। बीते हफ्ते प्रदर्शनकारियों की संख्या घटकर सैकड़ों में रह गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे अपने अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों को जल्द से जल्द हटाएं। यूक्रेन ने अपनी सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर रूस और प्रमुख यूरोपीय सुरक्षा समूह के सदस्यों की बैठक बुलाई है। उधर रूस के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पश्चिम के देशों के साथ सुरक्षा वार्ता जारी रखने की सलाह दी। बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। वहीं अमेरिका ने कहा कि रूस ने यूक्रेन से लगती सरहद पर तैनात अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 1,30,000 से ज्यादा कर दी है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस इस हफ्ते यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस बीच जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने पर गंभीर आर्थिक परिणामों की चेतावनी दी है। वहीं यूक्रेन की सुरक्षा के लिए नाटो के सदस्यों की ओर से हथियारों की नई खेप भेजी गई है। इसमें भारी हथियार और अत्याधुनिक साजो सामान शामिल है। 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान ने हर भारतीय को देश को मजबूत और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इम्फाल में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के जवान यमनाम कलेशोर के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और उनके साथ खाना खाया। इस दौरान उनके साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं पत्थरों से बनाई गई बेहतरीन तस्वीरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।